गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम करेंगे आपका लेक्चर नंबर 8 ऑफ योर चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। बेटा अब तक आप पढ़ चुके थे ये केमिकल जो इक्वेशंस होती हैं दो टाइप की होती है। फर्स्ट वन इज बैलेंस केमिकल इक्वेशन एंड द सेकेंड वन इज अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब आपकी जब इक्वेशन अनबैलेंस हो तो उसको बैलेंस करना होता है। क्यों करना होता है? टू सेटिस्फाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो पिछले लेक्चर में लेक्चर नंबर 7 में हमने सीखा था कि अगर आपकी इक्वेशन अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन है तो उसको आप बैलेंस कैसे कर सकते हो। तो उसके बाद आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा हाउ टू मेक केमिकल इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव, कि आप केमिकल इक्वेशन को ज्यादा इंफॉर्मेटिव कैसे बना सकते हो। आप देखते ही उस इक्वेशन में बता सकते हो कि हाँ ये ऐसे रिएक्टेंट रिएक्ट हो रहे हैं, प्रोडक्ट के बारे में आपको ऐसी इंफॉर्मेशन मिल रही है। ठीक है, तो आप किसी भी इक्वेशन को मोर इंफॉर्मेटिव कैसे बना सकते हो। फॉर एग्जाम्पल बेटा, अगर मैं जिंक को रिएक्ट करवाती हूं सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो मैंने बताया था आपको, ये रिएक्शन हम कर चुके, मैंने बताया था आपको क्या बनता है, जिंक सल्फेट प्लस H2। बेटा इस इक्वेशन को अगर आप ध्यान से देखो, क्या आपको पता चल रहा है कि इस इक्वेशन में हमने जो जिंक लिया है उसका स्टेट क्या है, या सल्फ्यूरिक एसिड लिया है उसका स्टेट क्या है, या ये रिएक्शन आपकी किस टेम्परेचर पे कंडक्ट की जा रही है, या रूम टेम्परेचर पे कंडक्ट की जा रही है, या फिर किस प्रेशर पे कंडक्ट की जा रही है, या फिर इसमें आप कितनी हीट दे रहे हो या हीट निकल रही है। तो इस सिंपल रिएक्शन को देख के, या फिर आप किसी भी केमिकल रिएक्शन को जो इस फॉर्म में दी हो उसको देख के क्या ये पता लगा सकते हो कि इस रिएक्शन में रिएक्टेंट की स्टेट ये है, प्रोडक्ट की स्टेट ये है, और वो रिएक्शन जो परफॉर्म हो रही है वो इस टेम्परेचर पे हो रही है, इस प्रेशर पे हो रही है, या फिर इस कैटलिस्ट के प्रेजेंस में हो रही है। नहीं पता लगा सकते हो ऐसे सिंपल रिएक्शंस को देखने के बाद। तो हमने एक नया मेथड निकाला कि हम इन रिएक्शंस को ज्यादा इंफॉर्मेटिव कैसे बना सकते हैं। ज्यादा इंफॉर्मेटिव का मतलब है कि आप कैसे पता लगाओगे कि किस रिएक्शन में आपका जो रिएक्टेंट है उनकी स्टेट कैसी है, उनकी कंडीशन कैसी है, आपकी रिएक्शन किस कंडीशन में हो रही है, किस टेम्परेचर प्रेशर के अकॉर्डिंग हो रही है, या फिर उस रिएक्शन में आप हीट खुद दे रहे हो या फिर इवॉल्व आउट हो रही है। ठीक है बेटा, तो किसी भी रिएक्शन को ज्यादा इंफॉर्मेटिव बनाने के 3 तरीके हैं, 3 ways you can make your chemical equation more informative. First one is by indicating the physical state, by indicating the physical state of each reactant एंड प्रोडक्ट। पीडीटी मतलब प्रोडक्ट। ठीक है, कि आप जब किसी भी रिएक्शन में अगर किसी रिएक्शन में जो रिएक्टेंट आपके इन्वॉल्व हो रहे हैं या रिएक्टेंट जो आपस में रिएक्ट कर रहे हैं और प्रोडक्ट बना रहे हैं, अगर उनकी फिजिकल स्टेट आप मेंशन कर दोगे तो आप ऑटोमेटिकली देख के बता सकते हो कि ये रिएक्टेंट सॉलिड स्टेट में था, प्रोडक्ट जो बन रहा है आपका लिक्विड स्टेट में बन रहा है। ठीक है, तो अगर आप फिजिकल स्टेट रिप्रेजेंट कर दो हर एक रिएक्टेंट की और हर एक प्रोडक्ट की, तो आपकी रिएक्शन में कुछ इंफॉर्मेशन तो आपको मिली। दूसरी चीज क्या है कि आप किसी भी केमिकल इक्वेशन को ज्यादा इंफॉर्मेटिव और कैसे बना सकते हो, बाय इंडिकेटिंग द हीट चेंज ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, कि आपकी केमिकल रिएक्शन में हीट कैसे चेंज हो रही है। अगर आप वो इंडिकेट कर दो तो ऑटोमेटिकली आपको पता लग जाएगा कि आपने रिएक्टेंट को आपस में कंबाइन करवाने के लिए या रिएक्टेंट को आपस में रिएक्ट करवाने के लिए हीट दी है, या फिर आपके जो प्रोडक्ट बने हैं
आपकी जो रिएक्शन हुई है खुद हो गई और प्रोडक्ट बने हैं, उसके साथ साथ कुछ ना कुछ हीट, लाइट या एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, तो अगर आप हीट चेंज बता दो किसी रिएक्शन में, इंडिकेट कर दो हीट चेंज, तो आपको पता लग सकता है कि हाँ ये रिएक्शन में आपको हीट देनी पड़ रही है और इसमें निकल रही है। तो ये आप हीट चेंज भी लिख सकते हो, या फिर हीट चेंज का मैंने बताया था, हीट क्या है आपकी टेम्परेचर की ही फॉर्म है। तो अगर आप किसी रिएक्शन में टेम्परेचर चेंज बता रहे हो कि आपने हीट दी, ठीक है, तब जाके रिएक्टेंट कंबाइन हुए और प्रोडक्ट बने, तो आप अगर इंडिकेट कर दो किसी रिएक्शन में कि आपकी हीट चेंज कितनी हो रही है, कैसे हो रही है या कब हो रही है, कि आपने रिएक्टेंट को कंबाइन करवाने के लिए हीट दी है या फिर प्रोडक्ट में कुछ ना कुछ हीट निकल रही है, ठीक है, तो उस हिसाब से भी आप रिएक्शन को ज्यादा इंफॉर्मेटिव बना सकते हो। एंड द लास्ट वे इज बाय इंडिकेटिंग the condition, by indicating the condition under which the reaction is taking place। ठीक है, कि अगर आप कंडीशन रिप्रेजेंट कर दो किसी रिएक्शन में कि आपकी जो रिएक्शन है किस टेम्परेचर पे, कंडीशन में बेटा आपका क्या आएगा कि किस टेम्परेचर पे आपकी रिएक्शन हो रही है, या फिर किस प्रेशर पे, रूम टेम्परेचर पे हो रही है, या फिर आपका जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो नॉर्मली आपके एटमॉस्फेयर में प्रेशर होता है उस प्रेशर पे हो रही है, या फिर उस रिएक्शन को करवाने के लिए, रिएक्टेंट को रिएक्ट करवाने के लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा टेम्परेचर देना पड़ रहा है या एक्स्ट्रा प्रेशर देना पड़ रहा है। अगर वो कंडीशन आप रिप्रेजेंट कर दो तो भी आपकी रिएक्शन क्या हो गई, ज्यादा इंफॉर्मेटिव, मतलब वो रिएक्शन आपको ज्यादा इंफॉर्मेशन दे रही है। या फिर अगर आप ये बता दो कि आपकी रिएक्शन में कैटलिस्ट यूज हुआ है या नहीं हुआ, तो भी आपकी रिएक्शन क्या होगी, ज्यादा इंफॉर्मेटिव हो जाएगी। बेटा कैटलिस्ट आपका क्या होता है, कैटलिस्ट आपका वो सब्सटेंस होता है जो कि रिएक्शन को स्पीड करने में, मतलब रिएक्शन की स्पीड बढ़ाने में यूज होता है, उसको आप क्या बोलते हो, कैटलिस्ट। ठीक है, और एक और बात मैं आपको कैटलिस्ट की बता दूं, कैटलिस्ट जो है कभी भी रिएक्शन के टाइम जितना आपने डाला है रिएक्टेंट में, 2 रिएक्टेंट लिए आपने उनको रिएक्ट करवाने के लिए, जितना कैटलिस्ट आपने ऐड किया है, एट द एंड ऑफ दैट रिएक्शन आपको कैटलिस्ट उतने ही अमाउंट में मिल जाएगा। यानी कि ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन कैटलिस्ट डू नॉट कंज्यूम, मतलब कैटलिस्ट जो है यूज नहीं होता, सिर्फ उसकी प्रेजेंस होना ही इंपॉर्टेंट है। सिर्फ उसकी प्रेजेंस से ही क्या हो जाता है, आपकी रिएक्शन जो होती है उसकी स्पीड क्या हो जाती है, फास्ट हो जाती है। जैसे कोई रिएक्शन अगर आपकी 1 दिन लगा रही है, यानी कि 1 दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे अगर आपकी कोई रिएक्शन लगा रही है कंप्लीट होने में, तो आप जब कैटलिस्ट ऐड कर दोगे उस रिएक्शन में तो कुछ जो टाइम है वो कम हो जाएगा। जैसे आपको 18 आवर्स लग रहे हैं या फिर 12 आवर्स ही लग रहे हैं, 12 घंटे ही लग रहे हैं, कैटलिस्ट को ऐड करते ही आपके 12 घंटे ही लग रहे हैं उस रिएक्शन को कंप्लीट होने में, जो कि आपकी पहले 24 घंटे में कंप्लीट हो रही थी। यानी कि कैटलिस्ट एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज कर देता है विदाउट कंज्यूमिंग इटसेल्फ, खुद कंज्यूम ना होके या खुद रिएक्शन में पार्टिसिपेट ना करके क्या करता है, सिर्फ उसकी प्रेजेंस ही रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देती है। ठीक है बेटा, तो अब हम ये जो तरीके हैं आपके, ये आप जो केमिकल इक्वेशन को ज्यादा इंफॉर्मेटिव कैसे बना सकते हो, मैंने 3 वेज बता दिए। उन तीनों वेज को हम ब्रीफली देखते हैं कि इन तीनों तरीकों को आप कैसे यूज कर सकते हो या फिर कैसे डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हो किसी भी केमिकल इक्वेशन में। ठीक है बेटा, तो बेटा आप किसी भी रिएक्शन को ज्यादा इंफॉर्मेटिव कैसे बना सकते हो, पहला जो आपका तरीका है बाय इंडिकेटिंग द फिजिकल स्टेट ऑफ ईच रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन्वॉल्व ड्यूरिंग अ रिएक्शन, की आपकी रिएक्शन में जितने भी रिएक्टेंट है या फिर जो भी प्रोडक्ट बन रहा है, अगर आप उसका क्या कर दो, फिजिकल स्टेट रिप्रेजेंट कर दो, तो आप रिएक्शन देखते ही पता लगा सकते हो कि आपका ये रिएक्टेंट उस फिजिकल स्टेट में था और प्रोडक्ट जो बना वो उस फिजिकल स्टेट में बना। तो बेटा आपको पता है कि मैटर जो है उनके कितने स्टेट होते हैं, कितने फिजिकल स्टेट होते हैं, अकॉर्डिंग टू फिजिकल प्रॉपर्टी। जो मैटर आपके हैं, जो भी सब्सटेंस होते हैं जिनके पास भी मास होती है या ऑक्यूपाई स्पेस करते हैं, वो आपके मैटर होते हैं। यानी कि आपके एनवायरमेंट में सारी चीजें मैटर है।
ठीक है बेटा। तो मैटर के फिजिकल स्टेट कौन कौन से हैं? 3 स्टेट है आपके। पहला जो है कौन सा है? सॉलिड, सेकेंड वन इज लिक्विड, थर्ड वन इज गैस। अब बात आती है, 3 तो आपके ये मैटर के स्टेट हो गए, एक और स्टेट आपका है जिसको आप एक्वस बोलते हो, जो कि आप रिएक्शंस में यूज करते हो, ठीक है बेटा। और जो लास्ट वन है वो है आपकी पीपीटी, ठीक है बेटा। पीपीटी मतलब प्रेसिपिटेट। तो सबसे पहले अगर हम ले कोई भी सब्सटेंस, अगर आपका सॉलिड है, चाहे वो रिएक्टेंट हो या प्रोडक्ट हो, तो उसके साइड में आप क्या लिखोगे? एस, ठीक है, ऐसे एस लिखोगे उस कंपाउंड के साइड में, आगे नहीं, उस कंपाउंड के पीछे, आफ्टर नहीं, बिफोर लिखना है आपको। उस कंपाउंड के बिफोर आपको ब्रैकेट में स्मॉल एस लिखना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपका कंपाउंड क्या है बेटा? लिक्विड है, तो आप क्या लिखोगे? लिक्विड है तो आप ऐसे एल, स्मॉल एल लिखोगे, ठीक है, ब्रैकेट में। और अगर आपका कंपाउंड क्या है? गैस है, गैसियस स्टेट में है, तो आप क्या लिखोगे? स्मॉल जी, ठीक है। अब बेटा बात आती है आपके ये जो दो, पहला जो है एक्वस, क्या होता है बेटा? एक्वस आपका वो सॉल्यूशन होता है जो कि आप वाटर में प्रिपेयर करते हो, सॉल्यूशन इन वाटर। जैसे बेटा आप सल्फ्यूरिक एसिड लेते हो, सल्फ्यूरिक जो एसिड होता है लिक्विड स्टेट में होता है, आपको पता है, ठीक है। तो लिक्विड स्टेट में वो कैसे बना? जब आपने सल्फ्यूरिक H2SO4 को ऐड किया वाटर में, तब जाके आपका सल्फ्यूरिक एसिड का सॉल्यूशन यूज हुआ है। किसी भी रिएक्शन में आप सॉल्यूशन के फॉर्म में डालते हो, ठीक है। तो सॉल्यूशन इन वाटर, उसको आप कहोगे एक्वस, और उसको आप रिप्रेजेंट करोगे बाय AQ। समझ में आ गया? कैसे रिप्रेजेंट करोगे? बाय AQ, ठीक है। अब बात आती है, मतलब जितने भी आपके सॉल्यूशन, चाहे आप जिंक का सॉल्यूशन वाटर में बना रहे हो, तो उसको भी ब्रैकेट में आप AQ लिख दोगे, अगर आपने वाटर में सॉल्यूशन बनाया है तो। अब बात आती है बेटा आपकी लास्ट पीपीटी। पीपीटी जैसे मैंने आपको बताया था, क्या होता है? एक ऐसा सॉलिड सब्सटेंस होता है जो कब फॉर्म होता है? जब आप दो लिक्विड रिएक्टेंट को मिलाते हो, जब दो लिक्विड रिएक्टेंट को आपस में मिला देते हो और उसके बाद आपका एक इनसॉल्युबल सॉलिड सब्सटेंस सेपरेट आउट होके आता है, उसको आप बोलते हो प्रेसिपिटेट। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको प्रैक्टिकल कोई एग्जाम्पल दूं जो आप डेली देखते हो, अगर आप दूध में लस्सी डाल देते हो तो वो क्या हो जाता है? फट जाता है दूध आपका, ठीक है। अगर आप दूध बॉईल कर रहे हो और उसमें अगर आप लस्सी या कुछ भी खट्टी चीज डाल देते हो, सपोज आपने नींबू डाल दिया, नींबू पानी डाल दिया, तो वो क्या हो जाता है? फट जाता है। तो यानी कि आपने क्या किया? एक बीकर में आपने क्या लिया? मिल्क लिया, दूसरे बीकर में आपने क्या लिया? नींबू पानी, लाइम वाटर लिया। जब आप मिल्क को हीट कर रहे हो, ठीक है, और उसके बाद आपने लाइम वाटर इसमें ऐड कर दिया, तो आप देखते हो कि जो आपका प्रोडक्ट बना है, क्या बना है? मिल्क जो है, मिल्क में से पानी अलग सेपरेट आउट हो जाता है, तो एक प्रोडक्ट तो आपका पानी बना, वो जो मिल्क से सेपरेट आउट हुआ है, और एक प्रोडक्ट आपका क्या बना? वो आपका ऐसे सेमी सॉलिड टाइप आपको चीज दिखती है ना, फटी फटी सी हुई, वो आपकी कहलाती है प्रेसिपिटेट। क्या कहलाती है? प्रेसिपिटेट। अब मैंने आपको प्रेसिपिटेट की डेफिनेशन क्या बताई थी कि जब दो लिक्विड को आपस में मिक्स करते हो और एक सॉलिड सब्सटेंस आपका सेपरेट आउट होके, जो कि इंसॉल्युबल है, तभी तो सेपरेट आउट हो रहा है इस पानी में से, ठीक है। तो जो आपका सब्सटेंस सेपरेट आउट होके एज अ सॉलिड प्रोडक्ट निकलता है, उसको आप क्या कहते हो? प्रेसिपिटेट कहते हो। क्या कहते हो बेटा? प्रेसिपिटेट। तो प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन एक तो तब होती है, दूसरी आपकी कब होती है? जब आप किसी लिक्विड में से गैस पास आउट करते हो, लिक्विड में से जब आप गैस पास आउट करते हो, तब जो आपका सॉलिड सब्सटेंस सेपरेट आउट होके आता है, छोटे छोटे सॉलिड सब्सटेंस आपके सेपरेट आउट होते हैं इस लिक्विड में से, तो उसको भी आप क्या कहते हो? सॉलिड सब्सटेंस को प्रेसिपिटेट। फॉर एग्जांपल, अगर आप नींबू पानी में से
अगर आप नींबू पानी में से कार्बन डाइऑक्साइड पास करते हो, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड डालते हो नींबू पानी में, तो आपने देखा होगा कि नींबू पानी जो है थोड़ा व्हाइट व्हाइट सा, मिल्की सा चेंज हो जाता है। वो मिल्की क्यों हुआ है बेटा? क्योंकि उसमें आपके कैल्शियम कार्बोनेट के पार्टिकल्स बन गए हैं। आपका लाइम वाटर क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2। जब उससे आप पास करते हो कार्बन डाइऑक्साइड गैस, तो आपका बनता है ये जो व्हाइट जो सॉलिड पार्टिकल सेपरेट आउट हो रहे हैं ना लिक्विड में से, जिनके कारण आपको जो वो लाइम वाटर है मिल्की दिख रहा है या सफेद दिख रहा है, वो किसके कारण? इन सॉलिड सब्सटेंस के कारण दिख रहा है, जो कि बहुत छोटे छोटे साइज के होते हैं। इसीलिए आप उनको, ऐसा नहीं है कि आपको मोटे मोटे पत्थर मिलेंगे, ठीक है, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, सॉलिड पार्टिकल किसके? कैल्शियम कार्बोनेट के। ठीक है बेटा, तो ये आपका क्या हुआ? लिक्विड में से जो सेपरेट आउट हुआ सॉलिड पार्ट, जिसको आप प्रेसिपिटेट कह रहे हो, तो यहाँ प्रेसिपिटेट आपका क्या हुआ? कैल्शियम कार्बोनेट। उसी व्हाइट प्रेसिपिटेट की वजह से आपका जो वो वाटर है जिसमें आपने क्या क्या, जो आपका लाइम वाटर जिसमें आपने कार्बन डाइऑक्साइड पास की थी, वो कैसा दिखेगा? मिल्की, यानी कि व्हाइट दूधिया कलर का दिखेगा। ठीक है बेटा, तो ये बात हो गई। प्रेसिपिटेट क्या होते हैं? तो प्रेसिपिटेट सॉलिड सब्सटेंस होते हैं जो कि सेपरेट आउट होते हैं। जब आप दो लिक्विड साथ में मिलाते हो, तब जो आपका एक सॉलिड सब्सटेंस एज अ प्रोडक्ट सेपरेट आउट होता है उस लिक्विड में से, उसको आप प्रेसिपिटेट बोलते हो। या फिर जब आप किसी लिक्विड में से गैस पास आउट करते हो और जब जाके आपका एक सॉलिड सब्सटेंस सेपरेट आउट होता है लिक्विड प्रोडक्ट में से, तो उसको भी आप कहते हो प्रेसिपिटेट। ठीक है, तो दो कंडीशन है प्रेसिपिटेट फॉर्म होने की। अब बात आती है कि प्रेसिपिटेट, हम फिजिकल स्टेट देख रहे हैं बेटा, तो प्रेसिपिटेट अगर बनता है आपका किसी भी रिएक्शन में, प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन होती है, तो उसकी फिजिकल स्टेट आप क्या लिखोगे? उसकी फिजिकल स्टेट आप लिखोगे सॉलिड S, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था कि जब दो लिक्विड आप मिलाते हो और एक आपका सॉलिड सब्सटेंस सेपरेट आउट होता है, और वो सॉलिड सब्सटेंस क्या था? PPT, यानी कि प्रेसिपिटेट। यानी कि प्रेसिपिटेट की फिजिकल कंडीशन आपकी क्या होती है बेटा? सॉलिड। क्या होती है? सॉलिड। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देख लेते हैं, एग्जाम्पल लो आप, एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि जिंक को जब आप सल्फ्यूरिक एसिड में ऐड करते हो, तो आपको मिलता है क्या? जिंक सल्फेट, ZnSO4, ये रिएक्शन मैं आपको करवा चुकी हूँ, प्लस H2। ये रिएक्शन मैंने आपको करवाई थी। कैसे करवाई थी? कि अगर आप सल्फ्यूरिक एसिड में क्या डालते हो? जिंक के ग्रैन्यूल्स डालते हो, यानी कि जिंक मेटल के ग्रैन्यूल्स। जिंक को छोटे छोटे दाने जो होते हैं उनको जिंक ग्रैन्यूल्स कहते हैं। तो अगर एसिड में जिंक ग्रैन्यूल्स डालते हो, तो आपका फॉर्म होता है सब्सटेंस जिंक सल्फेट। ठीक है, साथ ही साथ आप जैसे ही वो मेटल डाल रहे हो, तो आपके बबल निकल रहे हैं किसी के, ठीक है, ऐसे बबल छोटे छोटे आपको दिख रहे हैं, तो वो बबल किसके होते हैं? H2 के, हाइड्रोजन गैस के। तो यानी कि आपको यहाँ पता है कि जिंक जो है आपका, हमने कैसा लिया था? मेटल फॉर्म में लिया था, यानी कि वो क्या था? सॉलिड। तो आप यहाँ स्मॉल s लिखोगे। ठीक है, अब बात आती है बेटा सल्फ्यूरिक एसिड की। तो सल्फ्यूरिक एसिड, जो भी एसिड होते हैं वो क्या होते हैं बेटा? आपके एक्वस होते हैं। क्या होते हैं? एक्वस मीडियम में बनाए जाते हैं, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि डायरेक्ट कोई एसिड सब्सटेंस होता है वो आपने पानी में ना उला, कुछ ना कुछ अमाउंट उसकी वो सॉल्यूशन फॉर्म में होता है, तो कुछ ना कुछ आपने उसमें वाटर ऐड किया होगा, यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड आपका क्या हुआ? एक्वस। क्या हुआ बेटा? एक्वस। उसके बाद जिंक सल्फेट, जब आपका जिंक घुल गया सल्फ्यूरिक एसिड में, तो आपका क्या हो गया? जिंक सल्फेट बन गया। तो ये भी आपका क्या हुआ? एक्वस। बात आती है H2, ये जो सेपरेट आउट है, जो निकल रही है इसमें से, वो क्या है? गैस निकल रही है, जिसको आप एरो ऐसे ऊपर से एरो करते हो, यानी कि ये आपका क्या है? गैस। ठीक है बेटा, मैंने आपको बताया था कि जब एरो ऊपर की साइड हो, यानी कि आपका क्या है? गैस इवॉल्व आउट हो रही है। क्या इवॉल्व आउट हो रही है बेटा? गैस इवॉल्व आउट हो रही है। तो यहाँ पे तो आपकी फिजिकल स्टेट आपको पता चल गई कैसे लिखनी है। अब अगर आपको ये इक्वेशन दी है, ठीक है, आपको नहीं पता, आपने कभी ये रिएक्शन होते हुए नहीं देखी, तो आप सिंपली इस इक्वेशन को देख के ही बता सकते हो कि रिएक्शन में हो क्या रहा है। कैसे?
जिंक जो है आपने सॉलिड फॉर्म में लिया है, ठीक है, एस लिखा है तो सॉलिड फॉर्म में लिया है। अगर आपको दी है ऐसी ही इक्वेशन सेम लिख के आपको दे दी है तो आप उसको देख के ही बता सकते हो उसके बारे में इंफॉर्मेशन। तो यानी कि जब आप फिजिकल स्टेट लिख देते हो तो रिएक्शन आपकी क्या बन जाती है, मोर इंफॉर्मेटिव बन जाती है, ठीक है। तो अगर आप इस इक्वेशन को देखो, अगर आपको इस कंडीशन में गिवन है तो आप डायरेक्टली बता सकते हो कि जिंक जो कि सॉलिड फॉर्म में है, जब आपने उसको सल्फ्यूरिक एसिड जो कि एक्वस फॉर्म में उसमें मिलाया तो आपका जिंक सल्फेट बना। किसका सॉल्यूशन बना, जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन बना, प्लस आपका क्या हुआ, प्लस आपकी हाइड्रोजन गैस इवॉल्व आउट हुई है, ठीक है, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व आउट मतलब बाहर की तरफ निकल रही है, ठीक है बेटा। तो एक बात मैं आपको बता देती हूँ कि आपको मैंने बताया था डाइल्यूट एंड कंसंट्रेटेड। एसिड जो होते हैं आपके या फिर बेस जो होते हैं उनकी कंसंट्रेशन क्या होती है, डाइल्यूट भी हो सकती है, कंसंट्रेटेड भी होती है, ठीक है। तो कैसे ये डाइल्यूट कौन से होते हैं, कंसंट्रेटेड कौन से होते हैं, हम वो देखते हैं बेटा। कंसंट्रेटेड देखते हैं पहले, जब आपका क्या हो, पार्टिकल्स की या फिर आप कहो किसी केमिकल की अमाउंट ज्यादा हो और वाटर की अमाउंट कम हो तो आपका क्या होगा, वो कंसंट्रेटेड। यानी कि आपने मान लो यहाँ पे क्या लिया, ये पार्टिकल्स है आपके किसी एसिड के या फिर किसी बेस के पार्टिकल है ये, ठीक है। तो जब आपके पार्टिकल ज्यादा हो किसमें, आपका सॉल्यूशन जो बनता है, मतलब एसिड सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, ये आपका वाटर है, ठीक है, ये H2O है और ये आपका कोई भी एसिड है, ठीक है। तो एसिड के पार्टिकल, तो बेटा जब आपके एसिड के पार्टिकल, आप हमेशा एसिड या बेस को वाटर में डिसॉल्व करके सॉल्यूशन बनाते हो, ठीक है। तो जब आपके एसिड के पार्टिकल ज्यादा हो एज कंपेयर टू वाटर, क्या हो, एसिड के पार्टिकल मोर हो एज कंपेयर टू वाटर, इसके वाटर के क्या होंगे, लेस होंगे। तो आपका क्या हुआ, एसिड ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, सॉल्यूशन में एसिड ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, तो उस एसिड को आप कहोगे कंसंट्रेटेड एसिड। जैसे आपका मैं यहाँ H2SO4 लूं तो H2SO4 के पार्टिकल ज्यादा है एज कंपेयर टू वाटर, तो आप कहोगे कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड या फिर कंसंट्रेटेड H2SO4। तो कंसंट्रेटेड को आप हमेशा CONC और फिर उस एसिड का नाम ऐसे लिखते हो, ठीक है बेटा। तो कंसंट्रेटेड का मतलब आपका क्या हुआ कि जब आपका पर्टिकुलर जो स्पीशीज लिया या फिर पर्टिकुलर जो आपने रिएक्टेंट लिया या पर्टिकुलर जो एसिड लिया है उसके पार्टिकल्स जब आपके सॉल्यूशन में ज्यादा हो, किसके कंपेयर में, सॉल्यूशन आप किस में बना रहे हो, वाटर में, ठीक है। तो जब आपका एसिड ज्यादा हो, आपका सॉल्यूशन कब बनता है, जब आपका एसिड आप वाटर में मिलाते हो तब जाके आपका क्या बनता है, सॉल्यूशन बनता है, ठीक है। तो जब आपका एसिड क्या हो, मोर हो, एसिड के पार्टिकल ज्यादा हो और वाटर के पार्टिकल इस सॉल्यूशन में क्या हो, कम हो, लेस हो, तो आप कहोगे ये सॉल्यूशन जो बना है कैसा है, कंसंट्रेटेड। मतलब कंसंट्रेशन सब ज्यादा किसके है, ज्यादा अमाउंट किसके, एसिड की है। अब बात करते हैं लेस कंसंट्रेटेड यानी कि डाइल्यूट की। डाइल्यूट में बेटा आपका क्या होता है, जब आपका क्या हो, एसिड या फिर बेस के पार्टिकल्स कम हो, ये बेस या एसिड के पार्टिकल हैं जो कि क्या हो, कम हो एज कंपेयर टू वाटर, यानी कि वाटर के पार्टिकल ज्यादा हो, ठीक है। तो ये आपका वाटर है, सारा इसमें वाटर है। तो आप देख सकते हो कि एसिड के पार्टिकल्स क्या हैं, कम है और वाटर के पार्टिकल ज्यादा है। तो एसिड के पार्टिकल क्या है, यहाँ पे एसिड प्लस वाटर आपका सोल्यूशन बनता है हमेशा, ठीक है। तो एसिड के पार्टिकल लेस है और वाटर के पार्टिकल क्या है, मोर है। तो आप कह सकते हो कि जो आपका ये जो सॉल्यूशन बना है ये कैसा है, डाइल्यूट सॉल्यूशन है। कैसा है ये सॉल्यूशन, डाइल्यूट, DIL लिखोगे और इसकी जगह CONC, ठीक है। तो आपका सॉल्यूशन जो बना है वो क्या है, डाइल्यूट है, यानी कि डाइल्यूट सॉल्यूशन में एसिड या बेस की अमाउंट, आप कह सकते हो एसिड या बेस की अमाउंट कम होती है एज कंपेयर टू वाटर। और कंसंट्रेटेड में क्या होता है, एसिड या बेस की अमाउंट ज्यादा होती है एज कंपेयर टू वाटर। तो आपका जो एसिड जो आप H2SO4 यूज कर रहे हो
वो कब बन रहा है आपका सोल्यूशन, एसिड का सोल्यूशन कब बन रहा है, जब आपने वाटर मिलाया तभी। इसीलिए मैंने कहा कि जो भी सोल्यूशन आप वाटर में बनाते हो उनको आप बोलते हो एक्वस, यानी कि आपका जो एसिड जो होते हैं या बेस जो होते हैं उनके सोल्यूशन जब आप वाटर में बनाते हो, वाटर में बनाए जाते हैं इनके सोल्यूशन, तो आप उसको एक्वस कहोगे, इसलिए मैंने एक्वस लिखा है। ठीक है, कि एसिड को जब आपने वाटर में डिसॉल्व किया तो आपका जो सोल्यूशन बनता है उसको आप बोलते हो एक्वस सोल्यूशन, और उसको डिनोट करते हो AQ से। ठीक है बेटा, तो अगर आपका क्या है एक्वस सोल्यूशन है, तो ऐसे ही बेस को जब आप वाटर में डिसॉल्व करते हो तो जो सोल्यूशन बनता है वो एक्वस सॉल्यूशन बनता है, क्योंकि आप वाटर में सॉल्यूशन बना रहे हो बेस का, ऐसे ही जैसे आप एसिड में सॉल्यूशन बना रहे थे बेस का। ठीक है, तो उनको आप बोलोगे एक्वस सॉल्यूशन। अब बात आती है यहाँ पे, कभी भी आपका अगर गिवन होगा डाइल्यूट या कंसंट्रेटेड, कि आपने कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन बनाया है या डाइल्यूट सॉल्यूशन बनाया है, तो वो आपका यहाँ गिवन होगा DIL, यानी कि डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के सॉल्यूशन में जब आपने जिंक ग्रैन्यूल्स को जो कि सॉलिड फॉर्म में डाले तो आपका बना जिंक सल्फेट। ठीक है, क्योंकि वो भी इस सॉल्यूशन में ही तो रिएक्ट होके बना है, तो वो भी एक्वस सॉल्यूशन बना होगा प्लस H2 गैस। ठीक है, और अगर आपका क्या होगा कंसंट्रेटेड गिवन है तो आगे आपका कंसंट्रेटेड ऐसे लिखा होगा, यानी कि कंसंट्रेटेड में क्या है H2SO4 की अमाउंट ज्यादा है एज कंपेयर टू वाटर। ठीक है, इसलिए आपने यहाँ कंसंट्रेटेड लिखा। ठीक है बेटा, इतनी बात आपको समझ में आ गई। एक ये तो आपकी नॉर्मल रिएक्शन हो गई, एक हम प्रेसिपिटेट की और देख लेते हैं। ठीक है, आपकी प्रेसिपिटेट की और रिएक्शन देख लेते हैं। ये प्रेसिपिटेट की जिस रिएक्शन में प्रेसिपिटेट बन रहा हो वो आप कैसे लिखोगे। ठीक है बेटा, तो बेटा देखो प्रेसिपिटेट का एग्जांपल देखो, जब आप लाइम वाटर में क्या पास करते हो कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि जब आप लिक्विड में गैस पास करते हो तो जो आपका सॉलिड पार्ट बना किसका, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। ठीक है, तो जब आपने लाइम वाटर में, अभी जो मैंने आपको एग्जांपल करके दिखाया था कि जब आप लाइम वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड पास करते हो तो आपका कैल्शियम कार्बोनेट बनता है प्लस वाटर बनता है। अब आपका लाइम वाटर, जैसे कि आपको पता है कि लाइम वाटर यानी कि नींबू पानी आप किस में बनाते हो, पानी में बना रहे हो, पानी में नींबू चीनी डाल रहे हो, यानी कि सोल्यूशन बन किस में रहा है, पानी बन रहा है। सॉल्वेंट आपका क्या है, पानी है, वाटर है। इसका मतलब ये सॉल्यूशन जो बना कैसा होगा, इसको आप क्या बोलोगे, एक्वस। क्योंकि अभी मैंने बताया था किसी भी चीज का जब आप सॉल्यूशन वाटर में बना रहे हो तो उसको आप क्या बोलोगे, एक्वस। अब बात आती है CO2 की। CO2 आपका क्या है, आपको पता ही है, ये तो गैस होती है। तो जब आप नींबू पानी में गैस पास करोगे तो आपका एक सॉलिड सब्सटेंस बनता है, मैंने आपको बताया था व्हाइट कलर का। तो ये आपका क्या बना था, प्रेसिपिटेट बन रहा था। कैसे कलर का, व्हाइट कलर के प्रेसिपिटेट बन रहे थे। यानी कि अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताई थी कि प्रेसिपिटेट की फिजिकल स्टेट क्या होती है, सॉलिड। यानी कि बेटा आप यहाँ पे क्या लिखोगे, सॉलिड प्लस वाटर। वाटर आपका क्या होता है, लिक्विड होता है। एक और बात बेटा कि आप लिक्विड और एक्वस में कंफ्यूज मत होना, लिक्विड और एक्वस में कंफ्यूज मत होना, क्योंकि एक्वस आपका जब होता है जब आप किसी भी सब्सटेंस का सॉल्यूशन बना रहे हो, किसमें, वाटर में। यानी कि आपने सॉल्यूट तो कुछ भी ले लिया पर सॉल्वेंट हमेशा आपका क्या होगा, वाटर होगा, तब जाके आपका सॉल्यूशन बनेगा। ठीक है, कि आपने सॉल्यूट तो कुछ भी ले लिया, सपोज एक्स कोई भी ले लिया किसी भी नाम से, प्लस सॉल्वेंट हमेशा जब वाटर होगा, जब आप ये सॉल्यूट इसमें ऐड करोगे, घोलोगे, तो जो सॉल्यूशन बना वो कैसा सॉल्यूशन बनेगा, एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, और लिक्विड आपका क्या होता है, लिक्विड आपका कोई भी लिक्विड हो सकता है। लिक्विड जरूरी थोड़ी ना है कि वाटर ही आपका एक लिक्विड है, मिल्क भी लिक्विड हो सकता है, या और भी कोई सब्सटेंस बन रहे हैं वो आपके लिक्विड हो सकते हैं। ठीक है, तो वाटर का सॉल्यूशन आप वाटर में थोड़ी ना बनाते हो। ठीक है, इसमें क्या है, इसीलिए हमने इसको लिक्विड लिखा है। पर आपका जो एक्वस सॉल्यूशन होता है वो कब बनता है, जब आप किसी भी सब्सटेंस का सॉल्यूशन बना रहे हो, किसमें, वाटर में। ठीक है, तो लिक्विड और एक्वस में कंफ्यूज नहीं होना है। तो अब बेटा हम देखते हैं कि आपका जो सेकंड हमने लिया था ये तो हो गया कि जब आप फिजिकल स्टेट रिएक्टेंट की रिप्रेजेंट कर देते हो तो वो रिएक्शन आपकी मोर इंफॉर्मेटिव बन जाती है। कैसे, आप सिंपली रिएक्शन को ही देख के बता सकते हो कि एक्वस जब लाइम वाटर उसमें जब गैस CO2 गैस पास की, एक्वस लाइम वाटर में जब CO2 गैस पास की तो आपका एक व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बन गया जिसकी फॉर्म क्या है, सॉलिड। एक सॉलिड
सब्सटेंस सेपरेट आउट हुआ है जिसको आप पीपीटी कहते हो, प्लस वाटर आपका मिला है एज अ प्रोडक्ट। ठीक है, तो फिजिकल स्टेट लिखने से भी आपकी रिएक्शन ज्यादा इंफॉर्मेशन देती है आपको एज कंपेयर टू नॉर्मल केमिकल इक्वेशन। ठीक है बेटा, तो अब हम सेकेंड वे ब्रीफली देखेंगे। ठीक है, तो बेटा सेकंड आपका है बाय इंडिकेटिंग द हीट चेंज, कि अगर आपकी रिएक्शन में हीट चेंज हो रही है और उसको आप इंडिकेट कर दो कि आप रिएक्टेंट को रिएक्ट करवाने में हीट दे रहे हो या प्रोडक्ट बन रहा है उसके साथ आपकी हीट इवॉल्व आउट हो रही है, उससे भी आपकी क्या होगी, इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव बन जाएगी। जैसे बेटा टेम्परेचर के अकॉर्डिंग या फिर आप कह सकते हो हीट के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू द हीट कि आप दे रहे हो या इवॉल्व आउट हो रही है, आपकी जो रिएक्शन है दो टाइप की बनती है, मैंने आपको बताई थी। पहली जो है आपकी क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कैसी रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और बेटा दूसरी जो आपकी होती है वो होती है एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है बेटा, तो पहली जो रिएक्शन होती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन मतलब जिसमें आपकी हीट क्या हो रही हो, एक्सो मतलब आउट और थर्मिक मतलब हीट या फिर एनर्जी। ठीक है, कि जिस रिएक्शन में आपकी हीट या एनर्जी आपकी क्या हो रही हो, बाहर निकल रही हो, उसको आप बोलते हो एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, और एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, एंडो मीन्स इन, यानी कि आप हीट दे रहे हो, रिएक्टेंट को रिएक्ट करवाने के लिए आप हीट प्रोवाइड कर रहे हो। ठीक है, उनको आग दे रहे हो तब जाके वो गर्म होके आपस में रिएक्ट कर रहे हो। तो एंडो मीन्स इन और थर्मिक मीन्स हीट या फिर एनर्जी। ठीक है बेटा, तो जैसे हम पहला एग्जांपल लेते हैं आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन। आपने देखा होगा कि आप जब लकड़ियां बर्न करते हो, ठीक है, या तिनके बर्न करते हो, तो आपका क्या निकलता है, आप लकड़ी या तिनके को एयर की प्रेजेंस में बर्न कर रहे हो तो आपकी क्या निकल रही है, हीट निकल रही है, गर्मी निकलती है। ठीक है, और लाइट भी निकलती है। तो आप कह सकते हो कि जब आपकी हीट बाहर निकलती है तो क्या प्रोड्यूस करती है, गर्मी प्रोड्यूस करती है। ठीक है, हीट के कारण, हीट जो बाहर निकल रही है उसके वजह से आपका जो सराउंडिंग है, आपने सर्दी में देखा होगा आपको ठंड लग रही होती है तो आप क्या करते हो, आग जलाते हो, लकड़ी जलाते हो, लकड़ी से जो हीट निकल रही है उससे क्या होता है, आपका सराउंडिंग क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। ठीक है, यानी कि अगर आप हाथ सेक रहे हो तो आपका हाथ के टेम्परेचर क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। ठीक है, तो आप कह सकते हो कि जिस भी रिएक्शन में आपकी हीट क्या हो रही हो, बाहर निकल रही हो, उसकी सराउंडिंग क्या हो जाती है, उस हीट की वजह से गर्म हो जाती है। तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि अगर आप किसी वेसल में, किसी कंटेनर में रिएक्शन करवा रहे हो और उस रिएक्शन के होने के बाद क्या हो रही है, हीट निकल रही है, तो वो वेसल कैसा हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। किसके कारण, जो वो हीट निकली है वो उसको भी, उस वेसल को भी, उस कंटेनर को भी क्या कर देगी, गर्म कर देगी। जैसे लकड़ी जलाते हो उसमें से जो हीट निकलती है वो आपके सराउंडिंग को गर्म करती है, ऐसे ही किसी भी रिएक्शन को जिस कंटेनर में करवाया जा रहा है, अगर उस रिएक्शन के होते ही आपकी हीट निकल रही है तो वो उस वेसल को भी, उस कंटेनर को भी क्या कर देगी, हॉट कर देगी। ठीक है बेटा, अब बात आती है एंडोथर्मिक रिएक्शन की। तो बेटा एंडोथर्मिक रिएक्शन आपकी कैसी, कि आप हीट दे रहे हो। ठीक है, तो जब आप हीट देते हो तो वो हीट आपकी यूज हो जाती है, जो आपके रिएक्टेंट है, जो आप हीट दे रहे हो वो हीट कहाँ यूज हो रही है, आपके रिएक्टेंट के बॉन्ड को तोड़ने में या बॉन्ड बनाने में। क्योंकि बॉन्ड आपके रिएक्शन में होता क्या है कि पुराने जो रिएक्टेंट में बॉन्ड है वो तो टूट रहे हैं और एक नया बॉन्ड बन रहा है, नया सब्सटेंस बनता है ना केमिकल रिएक्शन में, कि जब दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस आपस में कंबाइन होते हैं तो एक नया सब्सटेंस बनता है जिसको आप प्रोडक्ट कहते हो। तो जब रिएक्शन में आपका क्या हो रहा है, पुराने बॉन्ड टूट रहे हैं तब जाके प्रोडक्ट में नए बॉन्ड बन रहे हैं। तो जो आप हीट दे रहे हो, जो आप हीट इन दे रहे हो, वो क्या हो रही है, रिएक्टेंट को रिएक्ट करवाने में यूज हो रही है। ठीक है, बाहर आप वो हीट निकल नहीं रही, वो हीट कहाँ यूटिलाइज हो रही है, वो रिएक्टेंट के बॉन्ड को तोड़ने में और प्रोडक्ट के बॉन्ड को फॉर्म करने में यूज हो रही है। यानी कि उसके कारण
वो क्या कर रही है, हीट ले रही है सराउंडिंग से, आप खुद दे रहे हो तो आप कह सकते हो कि सराउंडिंग से वो रिएक्शन हीट ले रही है। तो बेटा कोई भी सब्सटेंस जो सराउंडिंग से हीट लेगा, इसका मतलब क्या होगा, उसका सराउंडिंग क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। तो आप कह सकते हो कि जिस भी वेसल में आप रिएक्शन करवा रहे हो, कौन सी रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या लेती है, बाहर से हीट लेती है, आप खुद उसको हीट प्रोवाइड करते हो तब जाके रिएक्शन होती है, वरना रिएक्शन नहीं होती। तो जब आपकी रिएक्शन क्या कर रही है, बाहर से हीट ले रही है और उस हीट को बॉन्ड फॉर्मेशन या बॉन्ड ब्रेकिंग में यूज कर रही है, तो आप कह सकते हो कि जो वेसल जिसमें वो रिएक्शन हो रही है वो क्या होगा, कूल हो जाएगा, मतलब ठंडा हो जाएगा, क्योंकि जो उसका टेम्परेचर, जो गर्म टेम्परेचर था या हीट थी, वो तो रिएक्शन ने ले ली। ठीक है, तो जब वो हीट ले ली, उसमें से हीट निकाल ली सराउंडिंग में से, तो वो कंटेनर क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। और ऐसे ही जब एक्सोथर्मिक में क्या होगा, हीट क्या होती है, प्रोड्यूस होती है। तो जब हीट प्रोड्यूस हो रही है तो वो सराउंडिंग को क्या करेगी, गर्म करेगी, तो जिस कंटेनर में आप कर रहे हो वो हॉट हो जाएगा। ठीक है बेटा, ये बात ध्यान में रखनी है। अब हम एक एग्जाम्पल कर लेते हैं आपका कि कहाँ आपकी हीट इवॉल्व आउट हो रही है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल, आप कोई भी फ्यूल को बर्न करते हो, फ्यूल में आप ले सकते हो, जैसे फ्यूल क्या होते हैं, कार्बन का फॉर्म होते हैं, फ्यूल क्या होते हैं, कार्बन का फॉर्म। जैसे आप वुड ले रहे हो या फिर कोयला ले रहे हो, ठीक है, ये सारे आपके कार्बन के फॉर्म है। या फिर आप केरोसिन वगैरह, पेट्रोलियम कुछ भी ले रहे हो, उन सारे फ्यूल्स को अगर आप बर्न करते हो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो बेटा आपका क्या बनता है, आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, प्लस आपकी हीट जो है आपकी क्या होगी, इवॉल्व आउट होगी। क्या होगी बेटा, हीट इवॉल्व आउट होगी। तो मैंने कहा था कि जब आपकी हीट आउट निकल रही हो, हीट आपकी क्या है, प्रोडक्ट के साथ बाहर निकल रही है, तो आप कह सकते हो ये रिएक्शन कैसी है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, अब आपको पता है फिजिकल स्टेट मैंने आपको बता दी, कार्बन जो है आपका क्या है, सॉलिड फॉर्म में, वुड आपने जलाई किस फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जल रही है, ऑक्सीजन क्या है आपका, गैस है, बन क्या रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, प्लस हीट आपकी इवॉल्व आउट हो रही है। ठीक है बेटा, तो यहां से आप देख सकते हो कि जिन भी रिएक्शन में हीट इवॉल्व आउट होती है वो कैसी रिएक्शन है आपकी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में आप क्या करोगे, प्लस हीट लिखोगे या फिर प्लस हीट एनर्जी लिखोगे या फिर आप लिख सकते हो प्लस एनर्जी। ठीक है, तो अगर आपकी रिएक्शन कैसी है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो आप ये तीन चीज लिख सकते हो। किस साइड में लिखोगे, एक्सो मतलब आउट, तो आउट क्या होता है आपका, प्रोडक्ट, बाहर क्या निकलता है, प्रोडक्ट निकलता है जब रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट होते हैं, यानी कि टुवर्ड्स प्रोडक्ट साइड, या फिर आप कह सकते हो टुवर्ड्स राइट हैंड साइड। ठीक है, जैसे मैंने अभी दिखाया ना, प्लस हीट, तो जहां भी आपको प्लस हीट प्रोडक्ट की साइड लिखा हुआ दिखे, यानी कि वो आपकी रिएक्शन कैसी है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स है आपके एक्सोथर्मिक रिएक्शन के, जैसे बेटा आपका जो कंबशन ऑफ फूड होता है, या फिर आप कह सकते हो जितनी भी कंबशन रिएक्शन है, यानी कि जो भी रिएक्शन जल रही है, कंबशन हो रहा है, उसका किसके प्रेजेंस में, कंबशन रिएक्शन किसके प्रेजेंस में होती है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, ये भी एक कंबशन रिएक्शन है। तो जितनी भी कंबशन रिएक्शन है आपकी सारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। जैसे कंबशन ऑफ फूड, मैंने आपको रेस्पिरेशन में बताया था, रेस्पिरेशन में क्या करते हो आप, फूड आपने लिया, किस फॉर्म में, कार्बोहाइड्रेट फॉर्म में, वो फूड डाइजेस्ट होने के लिए कहाँ चला गया, आपका स्टमक में चला गया, वहां डाइजेस्ट होके, कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट होके क्या कन्वर्ट करता है, ग्लूकोज बनाता है। क्या बनाता है, ग्लूकोज बनाता है। तो ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6 होता है। उसके बाद आपके जो ब्लड होता है वो आपके स्टमक से उस फूड को ले जाता है, उस ग्लूकोज को ले जाता है, कहाँ पे ले जाता है, डिफरेंट सेल्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। ठीक है बेटा, अब सेल्स क्या हो गया, आपकी ग्लूकोज कहाँ पहुंच गया, सेल में पहुंच गया। तो सेल्स में आपकी क्या होती है, ऑक्सीजन होती है, वो ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवा के क्या बनता है आपका, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी। और ये एनर्जी क्या है, ये एनर्जी
एनर्जी वो एनर्जी है जो आपकी बॉडी को हीट प्रोवाइड करती है। आपकी बॉडी अंदर से गर्म रहती है ना, वो इसी एनर्जी के कारण रहती है। ठीक है बेटा, तो आप कह सकते हो कि जो ग्लूकोज है आपके सेल्स में, जो ब्लड आपके ग्लूकोज लेके गया कहाँ से, स्टमक से, वो ग्लूकोज सेल में जाके ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होके क्या बना रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी। एनर्जी किस साइड लिखी हुई है, प्रोडक्ट की साइड लिखी हुई है, देखो प्लस एनर्जी, यानी कि ये रिएक्शन कैसे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, तो आप कह सकते हो कि जितनी भी आपकी कंबशन की रिएक्शन है वो सारी कैसी रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है बेटा, तो अब बात करते हैं हम, ये तो बात हो गई एक्सोथर्मिक रिएक्शंस की, अब बात हम करते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन की। ठीक है, तो एंडोथर्मिक मतलब एंडो मीन्स आप खुद प्रोवाइड कर रहे हो, क्या कर रहे हो, आप खुद प्रोवाइड कर रहे हो, क्या हीट प्रोवाइड कर रहे हो या एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हो। तो आप कह सकते हो कि आप जो जब अगर आपकी रिएक्शन एंडोथर्मिक है तो आप लिखोगे प्लस हीट या फिर प्लस हीट एनर्जी या फिर सिंपली प्लस एनर्जी। ठीक है बेटा, किस साइड लिखोगे, टूवर्ड्स, आप क्या कर रहे हो, इन मतलब खुद दे रहे हो, सराउंडिंग दे रही है, तो इन टूवर्ड्स कहाँ लिखोगे, क्या चीज देते हो आप, रिएक्टेंट की साइड देते हो, टूवर्ड्स रिएक्टेंट, या फिर आप कह सकते हो लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, कि जब आप एनर्जी दे रहे हो या हीट दे रहे हो या हीट एनर्जी दे रहे हो रिएक्टेंट को आपस में रिएक्ट होने के लिए, यानी कि आपकी रिएक्शन कैसी, एंडोथर्मिक, तो जहां पे भी आपको रिएक्टेंट की साइड प्लस हीट प्लस एनर्जी या प्लस हीट एनर्जी लिखा दिखे, यानी कि वो रिएक्शन आपकी कैसी है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। हम एक एग्जाम्पल कर लेते हैं बेटा, देखो तो बेटा देखो क्या है, नाइट्रोजन गैस जो है जब ऑक्सीजन गैस के साथ अपने आप रिएक्ट नहीं होती, ठीक है, आपको कुछ ना कुछ हीट देनी पड़ती है, तो जब नाइट्रोजन गैस को ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्ट करवाना है तो आपने उन दोनों को क्या दी, हीट दी, ताकि वो आपस में कंबाइन हो सके और आपका बनता है नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। यानी कि जब आप यहां से देख सकते हो कि जब आपका हीट किस साइड लिखा हो, टुवर्ड्स रिएक्टेंट साइड लिखा हो, तो वो आपकी रिएक्शन कैसी है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है बेटा, तो जितनी भी डीकंपोजिशन रिएक्शन है आपकी सारी ही एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। डीकंपोजिशन का मतलब क्या होता है कि जब सब्सटेंस क्या होता है, आप किसी सब्सटेंस को हीट दे रहे हो या एनर्जी दे रहे हो उसको तोड़ने में, डिकम्पोज होने में, तो वो रिएक्शन कैसी, डीकंपोजिशन रिएक्शन। ठीक है, अपने आप तो कोई रिएक्टेंट आपस टूटेगा नहीं, अगर रिएक्टेंट किसी रिएक्शन में एक है तो अपने आप क्या ब्रेक डाउन हो सकता है, नहीं, आपको कुछ ना कुछ एनर्जी या कुछ ना कुछ हीट एक्सटर्नली प्रोवाइड करनी पड़ेगी, तभी तो उसके बॉन्ड टूटेंगे। तो जितनी भी डीकंपोजिशन रिएक्शन है वो आपकी क्या है, आपकी सारी एंडोथर्मिक रिएक्शन है। कैसी रिएक्शन है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है बेटा। ठीक है, तो अब देखते हैं आपका जो लास्ट जो है क्या था, बाय इंडिकेटिंग, तो यानी कि आप यहां से कह सकते हो कि अगर आप हीट चेंज कहीं दिखा रहे हो रिएक्शन में तो आपकी रिएक्शन क्या हो रही है, मोर इंफॉर्मेटिव बन रही है, आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। अगर रिएक्टेंट की साइड प्लस हीट लिखा है तो यानी कि आप रिएक्शन में खुद हीट दे रहे हो। ठीक है, और अगर प्रोडक्ट की साइड प्लस हीट या प्लस एनर्जी लिखा है यानी कि आपकी रिएक्शन में क्या हो रही है, हीट निकल रही है। तो कैसी रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन, सॉरी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है बेटा, तो हीट एनर्जी से भी आप पता लगा सकते हो कि आपकी रिएक्शन कैसे हो रही है। तो रिएक्शन आपकी, अगर आप टेम्परेचर चेंज या हीट चेंज रिप्रेजेंट कर रहे हो तो भी आपकी इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव बनती है। ठीक है बेटा, तो अब हम आपका थर्ड वे देखते हैं जो कि था बाय इंडिकेटिंग द कंडीशन ड्यूरिंग विच योर रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस। ओके बेटा, तो बेटा नेक्स्ट जो तरीका है, सबसे लास्ट जो तरीका है, थर्ड वन, वो क्या है कि अगर आप किसी रिएक्शन की कंडीशन रिप्रेजेंट कर दो कि वो किस कंडीशन में हो रहा है, किस टेम्परेचर में हो रहा है। हम कंडीशन में क्या क्या ले रहे हैं, किस टेम्परेचर पे हो रहा है, किस प्रेशर पे हो रहा है, प्लस कौन से कैटलिस्ट
अगर हो रहा है, मतलब कैटलिस्ट की प्रेजेंस जरूरी है, तो कौन से कैटलिस्ट की प्रेजेंस में आपकी रिएक्शन हो रही है। ठीक है बेटा, फॉर एग्जांपल अगर हम N2 को रिएक्ट करवाते हैं H2 के साथ और हमें मिलता है 2NH3, यानी कि नाइट्रोजन गैस, ये भी गैस है। ठीक है, मैंने आपको बताया था ना जितनी भी डाई एटॉमिक फॉर्म में होती है वो सारी गैसेस होती है। तो जब आप नाइट्रोजन गैस को रिएक्ट करवाते हो हाइड्रोजन गैस के साथ तो आपको एक गैस मिलती है जिसका नाम है अमोनिया। ठीक है, तो आपको सिर्फ यहाँ पे फिजिकल स्टेट पता है। ठीक है, पर क्या आपको पता है ये रिएक्शन आपकी किस टेम्परेचर पे हो रही है? नहीं पता। प्लस आपको क्या ये पता है कि ये रिएक्शन जो है किस प्रेशर पे हो रही है? नहीं पता। या किस कैटलिस्ट के प्रेजेंस में हो रही है, कि कौन ऐसा सब्सटेंस है जो इस रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा रहा है? नहीं पता। ठीक है, तो अगर आप इस कंडीशन में, जैसे ये रिएक्शन आपकी 300 डिग्री सेल्सियस पे हो रही है और 300 ATM प्रेशर पे हो रही है। प्रेशर की ऐसा यूनिट होती है एटमॉस्फेयर, ATM, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, तो अगर मैं ये बता दूं तो आप ऑटोमेटिकली यहां से देख सकते हो कि आपकी रिएक्शन ज्यादा इंफॉर्मेटिव बन गई। कैसे? कि आपको पता लग गया कि नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस जब 300 डिग्री सेल्सियस पे और 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे रिएक्ट करवाई जाएगी तभी आपकी कौन सी गैस बनेगी? अमोनियम गैस बनेगी। ठीक है बेटा, तो ऐसे ही अगर मैं आपको एक और एग्जांपल दूं, जैसे फॉर एग्जाम्पल जब आप पोटेशियम क्लोरेट CaCl3O3, जब आप पोटेशियम क्लोरेट को क्या करते हो? हीट करते हो MnO2, मैग्नीज डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में, तो आपका बनता है 2KCl प्लस 3O2। ठीक है बेटा, तो यहां से आप देख सकते हो कि आपका क्या हो रहा है कि पोटेशियम क्लोरेट जो है वो सॉलिड फॉर्म में होता है। ठीक है, तो आप यहां से देख सकते हो कि जो पोटेशियम क्लोरेट है, ये जो साइन है बेटा आपका होता है हीट, यानी कि आप इसको क्या कर रहे हो? हीट कर रहे हो। तो पोटेशियम क्लोरेट जो कि सॉलिड फॉर्म में है, जब आप उसको हीट कर रहे हो, क्या कर रहे हो? जब आप उसको हीट कर रहे हो किसकी प्रेजेंस में? MnO2। जब बेटा जहां अगर आपका एरो के ऊपर ऐसा कोई केमिकल या कंपाउंड लिखा जाए, इसका मतलब वो कैटलिस्ट है। क्या है वो? कैटलिस्ट। वही सब्सटेंस है जो कि आपकी इस रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज कर रहा है। ठीक है बेटा, तो क्या है आपका, जब पोटेशियम क्लोरेट को हीट कर रहे हो किस कैटलिस्ट के प्रेजेंस में? मैग्नीज ऑक्साइड के प्रेजेंस में, तो आपका बन रहा है पोटेशियम क्लोराइड प्लस ऑक्सीजन गैस। ठीक है, तो यहाँ अगर आपकी ये कंडीशन नहीं दी होगी तो कम इंफॉर्मेटिव होगी आपकी रिएक्शन। ये कंडीशन देते ही कि आप इसको हीट कर रहे हो तब जाके ये प्रोडक्ट बन रहा है और इस रिएक्शन की स्पीड को ये कैटलिस्ट इंक्रीज कर रहा है। तो अगर कंडीशन आपकी गिवन हो, कंडीशन हमेशा एरो के ऊपर ही दी होगी कि टेम्परेचर, प्रेशर और कैटलिस्ट कौन कौन से हैं आपके, क्या टेम्परेचर है, क्या प्रेशर है। ठीक है, तो कंडीशन आपकी हमेशा एरो के ऊपर ही रिप्रेजेंट की होगी, चाहे ऊपर हो चाहे नीचे हो। ठीक है, तो अगर कंडीशन रिप्रेजेंट की हो, कंडीशन गिवन हो, तो आपकी रिएक्शन ज्यादा इंफॉर्मेशन देती है आपको। ठीक है, तो ऐसे ही अगर मैं एक और एग्जाम्पल लूं जो आप नॉर्मली लेते हो, किसका? फोटोसिंथेसिस का। तो बेटा फोटोसिंथेसिस में आपका क्या होता है? फोटोसिंथेसिस क्या होता है? एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू आपके प्लांट्स, ठीक है, क्या बनाते हैं? ग्रीन प्लांट्स फूड बनाते हैं, उसको आप फोटोसिंथेसिस बोलते हो। तो फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? ग्रीन प्लांट यूज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल to give ठीक है बेटा, तो यहां से आप देख सकते हो कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में क्या होता है कि ग्रीन प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड को और वाटर को H2O को यूज कर रहे हैं किसकी प्रेजेंस में? हीट कौन दे रहा है? सन दे रहा है, सनलाइट दे रहा है, यानी कि सनलाइट क्या है आपकी? टेम्परेचर बता रही है किसकी प्रेजेंस में? सन की प्रेजेंस में। साथ के साथ कैटलिस्ट आपका क्या है? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल की प्रेजेंस में और सनलाइट की प्रेजेंस में आपका क्या हो रहा है? मतलब ये कंडीशन दी हुई है,
अगर सनलाइट और ये नहीं दिया होगा तो आप लिखोगे कि नॉर्मल रिएक्शन है, आप देखोगे नॉर्मल रिएक्शन। पर जब ये दोनों चीज लिख दी है तो आपकी रिएक्शन ज्यादा इंफॉर्मेटिव बन रही है। इसको देख के आप बता सकते हो कि प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को यूज कर रहे हैं टू प्रिपेयर देयर फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। क्या बना रहे हैं? उनका फूड बना रहे हैं जो कि ग्लूकोज के फॉर्म में होता है, ठीक है। प्लस कार्बन डाइऑक्साइड वो क्या करते हैं? एक्सहेल करते हैं, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बाहर निकाल रहे हैं, ठीक है। तो यहां से आप देख सकते हो बेटा कि आपकी रिएक्शन क्या हो गई है, ज्यादा इंफॉर्मेटिव बन गई है। यानी कि अगर हम फिजिकल स्टेट रिप्रेजेंट करें किसी रिएक्शन में, या फिर अगर हम हीट चेंज, क्या आप रिएक्शन में हीट दे रहे हो या हीट इवॉल्व आउट हो रही है, या फिर अगर किसी रिएक्शन में क्या क्या कंडीशन है, टेम्परेचर, प्रेशर की, या कैटलिस्ट यूज हो रहा है, ये सारी रिप्रेजेंट कर दे किसी रिएक्शन में, तो आप रिएक्शन को देख के ही पता लगा सकते हो कि रिएक्शन में किस किस रिएक्टेंट की या कौन से रिएक्टेंट की फिजिकल स्टेट क्या, सॉलिड है या लिक्विड है या गैस है या प्रेसिपिटेट बन रहे, ठीक है। ऐसे ही किस रिएक्शन में आपकी हीट दी जा रही है, किस में इवॉल्व आउट हो रही है, या फिर कौन सी रिएक्शन में आपका कितना टेम्परेचर और कितने प्रेशर की कंडीशन में वो रिएक्शन परफॉर्म की जा रही है। तो ये जो चीजें हैं आपकी, ये क्या कर रही है, आपकी फिजिकल स्टेट या फिर हीट चेंज या फिर कंडीशन अगर आप रिप्रेजेंट कर दो तो आपकी रिएक्शन को क्या बना रही है, मोर इंफॉर्मेटिव बना रही है। आपकी रिएक्शन को क्या बना रही है, मोर इंफॉर्मेटिव। तो किसी भी इक्वेशन को, केमिकल इक्वेशन को अगर आपको मोर इंफॉर्मेटिव बनाना है तो 3 तरीके हैं। क्या? पहला, फिजिकल स्टेट रिप्रेजेंट कर दो सारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की, ठीक है। दूसरा, हीट अगर आप दे रहे हो या इवॉल्व आउट हो रही है तो उसको रिप्रेजेंट कर दो। तीसरा, जिस कंडीशन में आपकी रिएक्शन ऑकर हो रही है वो सारी कंडीशन क्या बोलते हैं, शो कर दो एरो पे, तो आपकी रिएक्शन क्या बन जाएगी, ज्यादा इंफॉर्मेटिव बन जाएगी, ठीक है बेटा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।